दोस्तों, अगर आप भी एक ओल्ड लैपटॉप कंप्यूटर परचेज करना चाहते हैं, यानी कि पुराना लैपटॉप कंप्यूटर अगर आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर की 10 ऐसी बहुत ही ज़बरदस्त और ज़रूरी जानकारी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, जो कि एक ओल्ड लैपटॉप कंप्यूटर खरीदने से पहले आपको ज़रूर से पता होनी चाहिए, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि जिस कंप्यूटर को आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं वो कितना पुराना है। तो वो चीज़ आप कैसे पता कर सकते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट मेनू में आना है और यहाँ पे सिस्टम इन्फो टाइप करना है, SYSTEM, उसके बाद INFO। सिस्टम इन्फो जैसे ही आप टाइप करते हैं, यहाँ पे ऊपर में एक सिस्टम इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन आ जाता है, इसको आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको चेक करना है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको बायोस का डेट देखना है कि बायोस का डेट आखिर कितना पुराना है। तो बायोस का डेट देखने के लिए कभी कभी जैसे कि यहाँ पे अब लास्ट में लिखा हुआ रहता है, तो मेरे केस में जैसे कि आप देख रहे हैं लास्ट में डॉट डॉट दिया हुआ है, यानी कि इसके बाद में और भी है, तो उसको हम लोग को एक्सटेंड करना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ा सा इस तरह का एक लकीर मिलेगा आपको, तो इसको आप इस तरह से माउस से ड्रैग करके इस तरह से खींच के थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं। तो इससे आपको यहाँ पता चल जाएगा कि बायोस का डेट कितना है। तो मेरे केस में यहाँ आप देख सकते हैं कि 2/8/2017 लिखा हुआ है, तो मतलब कि ये कंप्यूटर मेरा 2017 लगभग का है। तो इससे ओवरऑल एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि जिस लैपटॉप को आप खरीदना चाहते हैं वो कितना पुराना है। तो अगर ज़्यादा पुराना होगा तो आप इसको परचेज ना करें। दूसरा चीज़ हम लोगों को क्या देखना चाहिए, दूसरा चीज़ हम लोगों को देखना चाहिए कि हम लोगों का प्रोसेसर का जनरेशन कितना है। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन होता है, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से अभी 10th और 11th जनरेशन तक भी प्रोसेसर आ चुका है। तो फर्स्ट जनरेशन से भी पहले का जो जनरेशन सब था उसमें आपको डुअल कोर प्रोसेसर वगैरह इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर आपका प्रोसेसर यहाँ डुअल कोर लिखा हुआ है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा पुराना प्रोसेसर है। जैसा कि आप मेरे केस में देख सकते हैं कि यहाँ डुअल कोर बोल के लिखा हुआ है, डुअल बोल के लिखा हुआ है, तो डुअल कोर प्रोसेसर है। और उसमें भी जनरेशन आपको जैसे आप पता करना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्रोसेसर के कॉलम में आप रो में देखिएगा कि यहाँ पे जो डिजिट दिया हुआ रहता है, जैसे कुछ अल्फ़ाबेट लिखा हुआ रहता है, उसके बाद कुछ डिजिट, कुछ अंक लिखा हुआ रहता है। तो लास्ट से 3 डिजिट को छोड़ करके बाकी जो डिजिट होगा वो जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे केस में जैसे कि 0, 4, 1, ये 3 डिजिट को अगर हम लोग छोड़ दें तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, यानी कि ये सेकेंड जनरेशन वाला प्रोसेसर है। तो जनरेशन जितना ज़्यादा होगा प्रोसेसर का जनरेशन उतना बढ़िया होगा, तो आपको इस बात को ख्याल रखना चाहिए। तो मेरे केस में ये सेकेंड जनरेशन का है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पुराना है। तो आपको कम से कम इससे लेटेस्ट जनरेशन को ही परचेस करने के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको देखना चाहिए कि उस कंप्यूटर में कौन सी कंपनी का प्रोसेसर लगा है। जैसे कि इंटेल का प्रोसेसर होता है और दूसरा AMD का प्रोसेसर होता है। ये 2 कंपनी बहुत ही फेमस कंपनियां होती हैं जिसके प्रोसेसर कई सारे लैपटॉप कंप्यूटर में लगे होते हैं, चाहे डेस्कटॉप कंप्यूटर में होते हैं। तो सबसे बढ़िया देखिए होता है इंटेल का प्रोसेसर, और इंटेल के प्रोसेसर में भी अगर आप देखें तो i3 होता है, i5 होता है, i7 होता है। उसी प्रकार अगर आप इंटेल को छोड़ करके AMD के प्रोसेसर की बात करें तो उसमें आपको Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 इस तरह से करके सीरीज आपको देखने को मिलेगा। तो आपका अगर काम थोड़ा सा ज़्यादा हेवी वर्क वाला आप करते हैं, जैसे कि एडिटिंग वगैरह आप करते हैं, तो उसके लिए आपको इंटेल का प्रोसेसर में कम से कम i5 तक तो लेना ही चाहिए। और अगर AMD के प्रोसेसर में ही आप ले रहे हैं तो उसमें कम से कम Ryzen 5 तो होना ही चाहिए, तब जा करके आपका PC फ्रेश काम करेगा और एडिटिंग वगैरह करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रेंडरिंग और एडिटिंग करते समय हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अगली चीज़ जो आपको ध्यान देना चाहिए वो रैम होता है। तो कंप्यूटर में रैम आखिर होता क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब भी हम लोग कंप्यूटर में कुछ भी काम करते हैं तो वो सारा रैम में ही लोड होता है, उसके बाद वहीं पर ही सारा काम होता है। मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भी काम हम लोग करते हैं सारा प्रोसेस रैम में ही लोड होकर के होता है। यानी इसको आप इस तरह से साधारण भाषा में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो जब हम लोगों का टेबल रहता है तो उसमें हम लोग ढेर सारे बुक्स वगैरह या जो भी हम लोग प्रेजेंट टाइम में जो भी काम कर रहे होते हैं तो अपने टेबल में रख करके चीज़ों को करते हैं।
तो हमारा टेबल जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा हम लोग चीज़ों को रख करके उतना ज़्यादा हम लोग मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। उसी प्रकार रैम भी जस्ट वैसे ही काम करता है, जितना ज़्यादा रैम का बड़ा रैम होगा या बड़ा स्पेस होगा तो उतना ज़्यादा आप रैम में मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि रैम हमारा कम से कम 4 GB का तो होना ही चाहिए, और उससे ज़्यादा अगर 8 GB का मिल जाता है, 16 GB का मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन 4 GB से आपको नीचे नहीं जाना है। 4 GB से अगर आप नीचे जाते हैं जैसे 1 GB या 2 GB, तो वैसे में आपको बहुत ही स्लो परफॉर्मेंस मिलेगा। रैम आपका कम से कम कितना GB का होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। जिस कंप्यूटर को आप ले रहे हैं उसमें कम से कम आपका 4 GB रैम तो होना ही चाहिए। जैसे कि अगर मैं अपने केस में आपको करना चाहूँ तो विंडो और पॉज ब्रेक को मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो रैम है ये आप देख सकते हैं कि 2.99 GB का शो कर रहा है, यानी कि 3 GB का मेरा रैम है। तो आप ये चीज़ गौर कीजिएगा ज़रूर से कि 4 GB का रैम कम से कम ज़रूर से होना ही चाहिए, तब जाके PC सही वर्क करता है। और एक चीज़ आपको रैम में देखना ये है कि रैम आपका DDR1 है, 2 है, 3 है या 4 है, आपका कौन सा रैम है, DDR का टाइप कौन सा है आपका। क्योंकि जितना ज़्यादा DDR होगा उतना बढ़िया फ्रेश काम करेगा। जैसे कि DDR4 बहुत अच्छा स्मूथ काम करेगा, लेकिन DDR3 उससे स्लो वर्क करेगा, DDR2 और ज़्यादा स्लो वर्क करेगा, DDR1 तो और ही ज़्यादा स्लो वर्क करेगा। तो इसलिए आपको DDR को भी चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो चीज़ हम लोग किस तरह से करेंगे, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर का मदद लेना होगा और नेट से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा उसके लिए। तो चलिए मैं आपको यहाँ से डाउनलोड करके और पूरा सारा कंप्लीट आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोग प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पे टाइप करना है CPU-Z टाइप करना है और डाउनलोड टाइप करना है। CPU-Z टाइप करना है, उसके बाद डाउनलोड टाइप करना है और फिर इंटर बटन प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको सबसे ऊपर में जो सॉफ्टवेयर नज़र आएगा उसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये CPU-Z सॉफ्टवेयर बोल के है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इसको क्लिक करेंगे सबसे पहले हम लोग। तो क्लिक करने के बाद एक डाउनलोडिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो इस तरह से आपको पेज मिलेगा। आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ आप सेटअप फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं कि जीप फाइल को, तो चलिए मैं जीप फाइल को डाउनलोड करता हूँ। और सिस्टम 32 और 64 बिट दोनों के लिए है ये, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे आपका सिस्टम 64 बिट हो चाहे 32 बिट हो। तो चलिए इसको काट देता हूँ। तो उसके बाद आपको फिर से नीचे आ जाना है और ये आप देख सकते हैं कि डाउनलोड नाउ का ऑप्शन मिल गया। तो इसमें हम लोग क्लिक करते हैं और देखते हैं कि डाउनलोड होता है कि नहीं। तो इस तरह से ये डाउनलोडिंग लेना चालू हो गया है। ये 3 MB का साइज है, बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद ये चेक करेंगे कि पूरा प्रॉपर्टीज ये शो कर देता है कि ये कौन से DDR हम लोगों का कंप्यूटर में लगा हुआ है, कौन से DDR का रैम हमारा कंप्यूटर में लगा है। ये चीज़ हम लोग इस सॉफ्टवेयर की मदद से पता कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये पहले हम लोग इसको डाउनलोड होने देते हैं कि किस तरह से उसके बाद करना है। सारा कुछ मैं आपको प्रोसेस करके दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हैं कि कंप्लीट डाउनलोड हो चुका है। और उसके बाद आपको यहाँ से राइट क्लिक करना है और शो इन फोल्डर करना है। तो शो इन फोल्डर करने के बाद में आपको डायरेक्ट वहाँ पे ले जाएगा जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है। और वहाँ से आपको क्या करना है कि राइट क्लिक करके कट कर लेना है और यहाँ से मिनिमाइज इसको करना है। यहाँ से भी कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। ये डेस्कटॉप स्क्रीन में पेस्ट हमने कर दिया ताकि यहाँ से सहूलियत हो सभी चीज़ें। और इसमें फिर राइट क्लिक करके फिर एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो एक्सट्रैक्ट फाइल हम लोग करते हैं और ओके करते हैं। कभी कभी ये एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपके सिस्टम में WinRAR का एप्लीकेशन डाउनलोड है कि नहीं। तो अगर एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपको पहले WinRAR एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा सॉफ्टवेयर को, तब जाके एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको इस तरह से एक फोल्डर शो हो जाता है। तो इसको हम लोग डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 32 बिट और 64 बिट है। तो
आपको सबसे पहले तो चेक करना है कि विंडो और पॉज बटन को प्रेस करके आपको सिस्टम का प्रॉपर्टी चेक कर लेना है। तो मेरे केस में ये सिस्टम का टाइप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम वाला है, तो ये चेक हो गया। अब मैं यहाँ से सिस्टम 32 बिट वाले को यहाँ से राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग करते हैं। तो उसके बाद येस का ऑप्शन में क्लिक करते हैं और ये इंस्टॉल लेना चालू हो चुका है। और इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसको ओपन करके पूरा डिटेल हम लोग चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको मेमोरी का हम लोगों को, क्योंकि रैम चेक करना है, यानी कि मेमोरी का हम लोगों को सेक्शन में जाना है। तो मेमोरी के टैब में हम लोगों को आना है। यहाँ पे मेमोरी टैब में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आप टाइप देख सकते हैं कि DDR2 लिखा हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि मेरा जो रैम का टाइप है वो DDR2 है। तो आपको अगर DDR2 रहे या फिर DDR2 से नीचे रहे तो आपको नहीं लेना है। कम से कम आपका DDR4 तो रहना ही चाहिए, तभी जाके आप उस कंप्यूटर से फ्रेश वर्क करने का उम्मीद कर सकते हैं। अगली चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि जिसको आप परचेज कर रहे हैं उस कंप्यूटर में स्टोरेज आपको कितना मिल रहा है, मतलब कैपेबिलिटी स्टोरेज का कितना मिल रहा है, ये चीज़ आपको ज़रूर से ध्यान देना चाहिए। और उसमें भी आपको ये ध्यान देना है कि हार्ड डिस्क वाला स्टोरेज मिल रहा है कि SSD वाला मिल रहा है। हार्ड डिस्क वाला अगर मिल रहा है तो कम से कम 1 टेराबाइट तो होना ही चाहिए। 500 GB का जो हार्ड डिस्क होता है वो बहुत ही जल्दी भर जाता है। तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा मूवी वगैरह देखने के शौकीन है, अगर स्टोरेज में मूवी वगैरह रखते हैं या कुछ हैवी फाइल वगैरह रखते हैं, तो 500 GB का हार्ड डिस्क से कुछ होने वाला नहीं है आज के डेट में। तो कम से कम आपको 1 टेराबाइट का स्टोरेज कैपेबिलिटी तो होना ही चाहिए। और SSD वाला अगर मिल जाता है तो आपका PC काफ़ी फास्ट वर्क करता है। अगली चीज़ आपको उस कंप्यूटर में ये देखना चाहिए कि उसका बैटरी बैकअप कितना है। आपको उसको थोड़ा सा चार्ज करके देखना पड़ेगा, कंप्लीट चार्ज करके यूज़ करके देखिए उसको कि एक बार फुल्ली चार्ज करने के बाद वो कितना देरी तक उसका बैकअप है, ये कितना देरी तक बैकअप दे पा रहा है। तब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको उसको परचेज करना है कि नहीं। अच्छा, ये सब तो हो गया कंप्यूटर के अंदरूनी बातें। अब हम लोग थोड़ा सा बाहर से भी चीज़ों को समझ लेते हैं कि बाहर से जो दिखता है हमें वो भी हमें सही होना चाहिए। जैसे कि कीबोर्ड की सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो कीबोर्ड में आपको सबसे पहला जो ये ध्यान देना चाहिए कि आपका सारा बटन कम से कम काम कर रहा हो। ये चीज़ का आपको ज़रूर से ध्यान देना चाहिए। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं? तो बारी बारी से तो सबको आप कर नहीं सकते हैं। तो उसके सॉल्यूशन के लिए एक सेंटेंस है जो कि आपके सारे लेटर उस सेंटेंस में आ जाते हैं। तो वो सेंटेंस को आपको टाइप करके देखना पड़ेगा, जिससे आप पता कर सकते हैं कि उस कंप्यूटर में सारा की प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको या तो स्क्रीन पे यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको न्यू में आना है। उसके बाद यहाँ पे MS वर्ड एक ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको क्लिक करना है। तो जैसे MS वर्ड को आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक MS वर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे आप सेंटेंस को टाइप करके चेक कर सकते हैं, और नहीं तो आपको राइट क्लिक करना है खाली स्थान में। उसके बाद में यहाँ पे न्यू में फिर से जाना है और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है। तब एक डॉक्यूमेंट का पेज आएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है। तो चाहे आप यहाँ से टाइप करें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की मदद से, या तो आप MS वर्ड से टाइप करें। तो चलिए मैं यहाँ से करता हूँ। तो वो सेंटेंस है द QUIC के क्विक BROWN ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ये चीज़ आपको टाइप करना है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ आपको, ताकि बेटर समझ में आए। ये सेंटेंस आपको टाइप करना है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ये सेंटेंस अगर आप टाइप करते हैं तो जितना भी लेटर सब है ये कम से कम आपको पता चल जाएगा कि ये सब लेटर काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद आपको न्यूमेरिक की को भी इस तरह से बारी बारी से टाइप करके चेक कर लेना है कि बाकी की भी काम कर रहा है कि नहीं। ये चीज़ करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, तब जा कर के आपको एक ओल्ड लैपटॉप कंप्यूटर परचेज करना चाहिए।
ये सब आप जरूर से चेक कर लीजिए ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। उसके बाद अगला चीज़ जो आपको ध्यान देना है वो कंप्यूटर का रेजोल्यूशन आपको देखना है कि कम से कम आपका फुल एचडी तो होना ही चाहिए। एचडी मतलब हो गया 1280x720 पिक्सल, और फुल एचडी मतलब हो गया 1920x1080 पिक्सल को फुल एचडी बोलते हैं। और अल्ट्रा एचडी हो गया 4K का रेजोल्यूशन जो कि 3840x2160 होता है। तो कम से कम आपका फुल एचडी तो होना ही चाहिए, मतलब 1920x1080 तो होना ही चाहिए। तो उसको आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। उसके लिए आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाना है और यहाँ पे राइट क्लिक करके नीचे आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिस्टम का रेजोल्यूशन यहाँ पे होगा। तो सिस्टम रेजोल्यूशन में आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ आप देख सकते हैं रेजोल्यूशन, इसको आपको सिंपली क्लिक करना है कि 1280x720 पिक्सल से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी एचडी से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन फुल एचडी नहीं है। तो कम से कम आपका 1920x1080 तो होना ही चाहिए। ये चीज़ आप ज़रूर से चेक कर लीजिए। अगली चीज़ आपको ये ध्यान देना चाहिए कि कंप्यूटर के किनारे किनारे में जो पोर्ट दिए हुए होते हैं उसमें आपको चेक करना है कि कम से कम HDMI का पोर्ट होना चाहिए और एक होना चाहिए LAN का पोर्ट। और अगर आप DSLR वगैरह से कुछ वीडियो वगैरह शूट करते हैं या फोटो वगैरह लेते हैं तो उसके लिए आपको कार्ड रीडर का एक ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे, और कार्ड रीडर का एक पोर्ट होता है, तो वो पोर्ट भी है कि नहीं वो चीज़ भी ज़रूर से चेक कर लीजिए। और अंत में आपको सबसे ज़रूरी बात भी ये ध्यान देना है कि अगर आप ओल्ड लैपटॉप को किसी शॉप से परचेस करते हैं तो वहाँ पे आपको ये ध्यान देना चाहिए रैम के केस में खास करके कि रैम का जब भी आप प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपको सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही रैम का प्रॉपर्टी चेक करना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ओल्ड लैपटॉप में दुकान वाले क्या करते हैं कि रैम का सेटिंग में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, फेरबदल कर देते हैं, और जो एक्चुअल में रैम उसमें रहता है 2 GB, लेकिन उसको सेटिंग में फेरबदल करके चेंज कर देते हैं, 4 GB बना देते हैं, या 4 GB है तो 6 GB या 8 GB बना देते हैं। तो वैसे केस में आपको, अगर आप ओल्ड लैपटॉप खरीद रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ये ध्यान देना चाहिए कि आप कंप्यूटर को पहले रीस्टार्ट कर लीजिए, उसके बाद रैम को चेक कीजिए। क्योंकि कभी कभी दुकान वाले बहुत ही चालाकी से उसको सेटिंग को चेंज कर देते हैं और आपको लगता है कि ये 4 GB का रैम है या 8 GB का रैम है, एक्चुअल में वो होता नहीं है। तो कंप्यूटर को कभी भी खरीदने से पहले आप उसको एक बार रिस्टार्ट जरूर से कर लीजिए, उसके बाद ही उसका प्रॉपर्टीज़ वगैरह चेक कीजिए, रैम वगैरह, तब जाकर के आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कंप्यूटर से रिलेटेड इसी तरह की नॉलेजेबल जानकारी आपको अगर पसंद है तो हमारे चैनल के साथ जरूर से जुड़े रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने PC का भी ख्याल रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।